ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवीन एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ये टॉपिक है और इसे यानी 1 या 2 अंक के पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ठीक है, अब हम इसको अध्ययन करने वाले हैं और इसे मैं कुछ अगले लेक्चर में इसे मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोशिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोशिका, तो पहले हम क्रिस्टलीय जालक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एकक कोशिका के बारे में जान लेंगे। देखिए, तो पहले एकक क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, तो पहले हमें जानना हो कि क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसे अणु, परमाणु या आयन, ये क्या है, संरचनात्मक इकाई है। मतलब उसी के द्वारा रचना होता है पूरे क्रिस्टल का। मतलब अणु, परमाणु या आयन, ये क्या है, संरचनात्मक इकाई है। उसी प्रकार से अणु, परमाणु या आयन से जो ठोस बनते हैं, उसके नियमित क्रम से जो ठोस बनता है, उस ठोस को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मतलब क्रिस्टल क्या होते हैं। पहले संरचनात्मक इकाइयों के, जैसे संरचनात्मक इकाई में हो गया अणु, परमाणु या आयन, तो संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम में जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु या आयन, यानी पूरे अणु होंगे तो अणु होंगे पूरे के पूरे, और उसकी जो डायग्राम मतलब उसकी जो नियमित पैटर्न होगा, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से एक जो क्रिस्टल का एक जो पदार्थ का निर्माण होगा, एक ठोस का निर्माण होगा, उस ठोस को हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो ठीक है, तो यानी उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल होंगे। अब देखिए क्रिस्टल जालक में उतना अंतर नहीं है। आप क्रिस्टल को समझ गए तो क्रिस्टल जालक को आराम से समझ सकते हैं। देखिए क्रिस्टल पहले क्या होते हैं कि यानी अणु, परमाणु, आयन के नियमित पैटर्न से बनते हैं, यानी पूरे उस ठोस को बोलते हैं क्रिस्टल। जो हमको देखिए जैसे क्या, जैसे लोहा है, क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, अब उसी प्रकार से वो एक मतलब इसको क्रिस्टल बोलेंगे। और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिस्टल कहते हैं उसके जो व्यवस्था से बनते हैं, उस पूरे ठोस को बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इस अणु, परमाणु या आयन की जो व्यवस्था होती है, अनंत बिंदुओं का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बोलते हैं। किस प्रकार से वो कनेक्टेड है, उसके अंदर कणों की मतलब किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके अंदर 3D में किस प्रकार का अरेंज है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। उसके हम जालक की उपाय, यानी क्रिस्टल हमको देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो आई होप क्रिस्टल जालक आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ परिभाषा के रूप में, आप इसे नोट बना लीजिएगा। देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। देखिए, तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो देखिए क्रिस्टल जालक जालक बिंदुओं की, देखिए जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था, यानी नियमित पैटर्न, यानी आप इसे कह सकते हो कि जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक है। देखिए त्रिविमीय व्यवस्था क्या होता है, आप यहाँ पर नया वर्ड आ गया, त्रिविमीय व्यवस्था। तो देखिए त्रिविमीय व्यवस्था जैसे आप देखे होंगे जिसमें केवल लंबाई होता है, उसे बोलते हैं 1 डायमेंशन। मतलब क्या, इसको बोलेंगे आप 1 डायमेंशन। ठीक है, अब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, और जिसमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। देखिए इसमें जैसे लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। यानी जिसमें आप कह सकते हो जिसमें सिर्फ लंबाई होगा उसके बोले 1 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगा उसे 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा उसे बोलेंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। तो देखिएगा, तो इसके जो कणों की जो व्यवस्था होती है, कौन सा डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन में होता है। तो ठीक है, आप इस पर उदाहरण परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, मैं अब जैसे क्रिस्टल जालक बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा, हमने एक क्रिस्टल जालक बना दिया है। देखिएगा,
तो इसमें क्या होते हैं कि जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था होती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मान लेते हैं कि एक पूरा ठोस था, ठीक है, और इस ठोस में कण किस प्रकार से अरेंज हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, कण एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं, किस पैटर्न में व्यवस्थित हैं, किस प्रकार का 3 डायमेंशन है, तो उसी डायमेंशन को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को, देखिए जैसे जालक बिंदुओं की ये जो नियमित व्यवस्था है, देखिए ये जो नियमित व्यवस्था है, इसी को नियमित बिंदुओं यानी कि जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे आप बोल सकते हो ये 3 डायमेंशन है, देखिएगा, देखिए जैसे आपको देखने में लग रहा हो ये एक घन है, ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है और ये एक घन है, जैसे देखने में लग रहा होगा, मतलब ये कि 3 डायमेंशन है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक, इसी को हम क्रिस्टल जालक। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जालक बिंदु शब्द है, ये जालक बिंदु आप इसको बोलते हैं। अब ये इसको अगर बोलते हैं जालक बिंदु, इसको बोलते हैं जालक बिंदु, तो ये तो क्या हो सकती है, परमाणु या आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो जालक जो बिंदु है, जालक बिंदु क्या हो सकते हैं, आप देखिए जालक बिंदु होंगे तो ये जालक बिंदु अवयवी कण होंगे क्या, ये जालक बिंदु यहाँ पर तो अवयवी कण ही ना होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ इस जालक बिंदु में क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। और अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ये जालक बिंदु पहले ना, जालक बिंदु क्या अवयवी कण है, और अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए एक जालक बिंदु, ठीक है, देखिए जालक बिंदु कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए जालक बिंदु जो है सो, यानी कि जालक बिंदु नहीं, आप बोल सकते हो क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल जालक 14 प्रकार का ही मात्र संभव है। यानी जो क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक ये कितने प्रकार के संभव हो सकते हैं, 14 प्रकार के हो सकते हैं, 14 से अधिक नहीं हो सकते। मतलब क्रिस्टल जालक के जो प्रकार है वो 14 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होगा 14 ही आकृति, मतलब 14 ही प्रकार के होंगे क्रिस्टल जालक, ठीक है। जैसे एक प्रकार ये हुआ, तो इसी अलग अलग टाइप के 14 प्रकार हो सकते हैं, और इन 14 प्रकार को हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक, ये जो ब्रेवे कौन थे, ब्रेवे एक वैज्ञानिक थे, और ये एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और ये क्या कौन थे, गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के ही संभव हो सकता है, और इन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। तो इसी के नाम पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, इसी के नाम पर इस 14 जालकों को हम बोलते हैं ब्रेवे जालक, ठीक है। तो आइए क्रिस्टल जालक आपने आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दें कि क्रिस्टल होते हैं जैसे अणुपरमाणु आयन है, अणुपरमाणु आयन के निश्चित पैटर्न से बनते हैं, उस पूरे ठोस को बोलते हैं क्रिस्टल। और उस ठोस में और उस क्रिस्टल में जिस प्रकार से अणु अरेंज होते हैं या परमाणु अरेंज होते हैं या आयन अरेंज होते हैं, किस 3D डायमेंशन में अरेंज होते हैं, ठीक है, उस पैटर्न को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जैसे एक ठोस था लेकिन किस प्रकार से अरेंज है, देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशन में अरेंज है, तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, और मैं अब एकक कोष्ठिका की और आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम जानेंगे एकक कोष्ठिका क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए हम बात कर रहे हैं एकक कोष्ठिका के बारे में। चलिए तो देखिए जैसे आपने क्रिस्टल जालक को अच्छी प्रकार से समझ लिया, अब चलते हैं इसके बाद है अब एकक कोष्ठिका। तो देखिए एकक कोष्ठिका क्या होते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक, ये जो एकक कोष्ठिका होते हैं वो क्रिस्टल जालक के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक के वह सूक्ष्मतम कण जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटे से सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल यानी कि एकक कोष्ठिका बोलते हैं। फिर से देखिए क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम कण जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक बने होते हैं, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है, यानी क्रिस्टल जो जालक है कोई तो ऐसा छोटा भाग होगा जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल जालक बना है। ऐसा कोई छोटा भाग जिसको एक निश्चित पैटर्न में रखने पर
एक पूरा क्रिस्टल जालक बना है। आप जैसे मान सकते हो, अगर आप एक दीवार है, अगर आप मैं कहूँगी एक दीवार है, वो किसकी पुनरावृत्ति से पूरा दीवार बना है, तो आप कहोगे ईंट की पुनरावृत्ति से पूरा दीवार बना है। अगर मैं बात करूँ कि पूरा दीवार जो है, दीवार किसकी बार बार पुनरावृत्ति से दीवार बना है, तो ईंट की बार बार पुनरावृत्ति से वो दीवार बना है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम पूरे दीवार को अगर हम क्रिस्टल जालक मान लें तो जो एक ईंट हो जाएगा, क्योंकि ईंट के बार बार पुनरावृत्ति से पूरा दीवार बना है। अगर हम पूरे दीवार को अगर क्रिस्टल जालक मान लेते हैं तो ईंट क्या हो जाएगा, एक कोष्ठिका हो जाएगा, क्योंकि उसी ईंट के बार बार पुनरावृत्ति से पूरा दीवार बना है। तो यानी कि अब अगर मैं एक दीवार बनाऊँ इस प्रकार से, ऐसे अगर मैं एक दीवार बना दूँ इस प्रकार से, देखिए ये एक दीवार है, ठीक है। अगर मैं इसे पूरे दीवार को अगर मैं क्रिस्टल जालक मान लेता हूँ तो एक ईंट जो है, ईंट यहाँ पर कह रहा है कि इसका एक कोष्ठिका का इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम कण या वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक बने होते हैं, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम बोलते हैं इकाई एकक कोष्ठिका। तो देखिए जैसे एक दीवार है, तो पूरा दीवार जो बना है वो किसकी बार बार पुनरावृत्ति से दीवार बना है, तो आप कहिएगा सर ईंट के बार बार पुनरावृत्ति से दीवार बना है। तो मतलब इसमें जो ईंट है, ये ईंट क्या हो जाएगा, इसमें ईंट हो जाएगा, इसमें एकक कोष्ठिका। अगर आप पूरे दीवार को अगर मानते हो एक क्रिस्टल जालक, तो इसमें ईंट हो जाएगा एक एकक कोष्ठिका, ठीक है। आप जैसे बुक को मानते हो, जैसे बुक लेते हो, किसी मान लेते हैं कितना मोटा बुक है, अगर आप बुक को लेते हो, अगर आप बुक को लेते हो, तो अगर आप बुक को क्रिस्टल जालक मानो तो उसमें एकक कोष्ठिका क्या हो जाएगा, एक पेज हो जाएगा। क्योंकि एक पूरा जो अगर आप पूरे पुस्तक को एक क्रिस्टल जालक मानते हो तो किसकी पुनरावृत्ति से पूरा पुस्तक बना है, तो आपको ये एकदम सेम पैटर्न में एक पेज देखते हैं, पेज सेम पैटर्न में होता है, यानी कि उसी पेज, उसी साइज के पेज को बार बार जोड़ने पर, बार बार उसको रखने पर एक पूरे बुक का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार से देखिए बुक पूरा निर्माण है, एक बुक पूरा क्रिस्टल जालक हम मान लेते हैं, और उसका जो पेज है उसी एक पेज, यानी वह एक सूक्ष्मतम इकाई है वो पेज जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से हम पूरे बुक को बना पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक में भी ऐसे ही होता है। क्रिस्टल पूरे जो जालक बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक वैसा छोटा भाग होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से जो पूरे क्रिस्टल जालक बने होते हैं। जैसे कि आप माने हुए क्रिस्टल जालक हैं, तो आप इसमें देखोगे इसमें एक कोष्ठिका क्या है, देखिए एक घन है, ये देखिए ये घन है, ये घन है, ये घन है, ये पूरे और भी बड़ा इसका जालक हो सकता था, तो उतना जगह नहीं था इसीलिए हमने बनाया। तो बहुत ही बड़ा अनंत अति तक फैला हुआ, अनंत बिंदु तक फैला हुआ रहता है। तो आप देख पा रहे हैं इसी घन के बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक बने होंगे। तो यानी कि अगर हम कहें कि इस क्रिस्टल जालक का अगर एकक कोष्ठिका की मैं बात कर रहा हूँ, एकक कोष्ठिका, इस पूरे क्रिस्टल जालक की मैं अगर एकक कोष्ठिका की मैं बात करूँ तो इसका एकक कोष्ठिका क्या हो जाएगा, एक घन हो जाएगा, इस प्रकार का एक घन है। तो इस पूरे एकक कोष्ठिका का एक एकक कोष्ठिका क्या है, ये एक प्रकार घन है, ठीक है। ये जो पूरे क्रिस्टल जालक है इसका एकक कोष्ठिका क्या है, एक घन है। तो फिर से देखिए आप एकक कोष्ठिका परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक बने होते हैं, उस सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये क्रिस्टल एकक कोष्ठिका समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा दूंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक स्क्रीनशॉट। तो ये अब बात करते हैं, एकक कोष्ठिका हमने पढ़ लिया था। अब देखिए अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या हो सकते हैं। देखिए एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होंगे, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, अब एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के बारे में पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसके जान लेते हैं कि इसमें देखिए ये एक 3 डायमेंशन है, मतलब इसमें क्या होगा, 3 अक्ष होंगे। देखिए जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो देखिए ये जो है ये इसको मान लेते हैं कि एक्स अक्ष है, और हम इसको मान लेते हैं क्या है, वाई अक्ष है, और इधर जो गया इसको मान लेते हैं ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं पैरामीटर का अर्थ क्या हुआ।
देखिए पैरामीटर का सामान्य भाषा में आपको कहें तो पैरामीटर का अर्थ हुआ कि इसका किसी का मापदंड, मतलब किस दृष्टिकोण से आप उसे देख रहे हो। जैसे कि आप बात कर रहे हो कि जैसे मान लेते हैं आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल में एक पैरामीटर सेट किए हो कि नहीं मुझे 4 GB का मोबाइल लेना है, 2 GB रैम होना चाहिए, इतना GB इंटरनल होना चाहिए, इतना mAh का बैटरी होना चाहिए। वो एक पैरामीटर हुआ, आपके सोच का एक पैरामीटर हुआ। आप उसको उस क्राइटेरिया में आप उस मोबाइल को लेना चाहते हो, आपके लिए वो एक पैरामीटर है। नहीं तो आप एक और उदाहरण समझ सकते हो, जैसे आजकल चलता है, जैसे किसी की शादियाँ होने वाली होती है तो जो लड़के वाले जब जाते हैं देखने के लिए तो घर पे उसको बोला हुआ रहता है कि हमको, मान लीजिए कि हमको यानी कि लड़की का हाइट जो है सो 5.5 यानी 5 और 5.5 के यानी रेंज में होना चाहिए, 5.5 उसका हाइट होना चाहिए, या उसका आप उसमें उसका एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 50 से लेकर के 60 kg तक के बीच में उसका वज़न होना चाहिए, और इसका उतना मोटा मतलब मोटाई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे मतलब बहुत प्रकार के पैरामीटर से सेट की जाती है। वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके मुँह में पिंपल नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत प्रकार के क्राइटेरिया को सेट करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने उसको यानी कि उस पैरामीटर के आधार पर हमने वो डिसाइड किया था कि हमको वो चाहिए, ये चाहिए, इस प्रकार की चाहिए, तो उसी को बोलते हैं पैरामीटर। तो ठीक उसी प्रकार से कि मतलब एकक कोशिका के पैरामीटर होते हैं, एकक कोशिका के पैरामीटर। जैसे आप अगर हम आपको मान लेते हैं, आपको अगर हम कह दें किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको मैं कह दूं कि आप विभिन्न प्रकार की ईंट बनाओ, मतलब एकक कोशिका समझ सकते हो, तो आप किस चीज़ को चेंज करके आप उस ईंट को बना सकते हो। तो अभी मैं इसे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम देख लेते हैं। इसका क्या है, इसमें 3 अक्ष होते हैं 3 डायमेंशन में, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। तो मैं आपको, और ये जो है इसका क्या पैरामीटर है यानी मापदंड है, ठीक है। यानी पैरामीटर का अर्थ हुआ कि आप ईंट को किस साइज को बदल करके आप ईंट को बना सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक आप इसे याद रख सकते हैं, बस अभी नहीं आएगा समझ, बस कुछ देर के बाद समझ। देखिए जैसे यहाँ पर है कि ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए बी सी और सी है तो इसको अल्फा बीटा और इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बस याद नहीं रखना है, आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की जो लंबाई है ये ए है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की जो लंबाई है वो ए है, और वाई अक्ष की जो लंबाई है वो क्या है, बी है, और जेड अक्ष की जो लंबाई वो क्या है, सी है। अगर मैं इसे मान लेता हूँ तो आपकी जो अक्षीय लंबाई हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अक्षीय लंबाई, जो अक्षीय लंबाई हो जाएगी वो जो ए होगी, ए बी और सी जो होगी, देखिए ए क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी यानी ए आप जैसे माने हो, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स अक्ष की लंबाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए जो है सो एक्स अक्ष की क्या है, लंबाई है, ठीक है। और यहाँ बी क्या है, बी क्या है देखिए, तो बी यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष की लंबाई है। और आप सी की बात करें तो सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई है। तो सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई है। तो ये एक अक्षीय लंबाई हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करें अक्षीय कोण के बारे में। तो अब इसको जरा ध्यान समझिएगा, अक्षीय कोण। अब देखिए अक्षीय कोण कैसे होते हैं। देखिए अक्षीय कोण जैसे हमने आपको ट्रिक बताया है कि ए बराबर यानी ए बी सी अल्फा बीटा गामा, मतलब ए बराबर गामा, बी बराबर बीटा, सी बराबर ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम अगर बात करें, देखिए ए और बी यानी कि ए और बी में कौन मिसिंग है, तो सी मिसिंग है। यानी ए और बी में कौन मिसिंग है, सी मिसिंग है, मतलब ए और बी है तो कौन बच गया, सी बच गया है। तो सी बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए गामा होता है। तो इसके बीच का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब देखते हैं पहले बी और सी में कौन मिसिंग है, ए मिसिंग है। बी और सी में कौन मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो ए बराबर यहाँ पर क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर आप इसे लिख देते हैं ए बराबर क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब देखिए ए और सी में कौन मिसिंग है, बी मिसिंग है। और बी बराबर क्या होता है, बी बराबर यहाँ पर होता है बीटा, ठीक है।
तो देखिए अब इसके अक्षीय कोण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अक्षीय कोण है तो मैं पहले लिखता हूँ अल्फा बराबर अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है कि ए और अल्फा, देखिए अल्फा बी और सी के बीच का कोण है, यानी बी और सी के मध्य का कोण क्या है? अल्फा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ अक्षीय कोण में अल्फा क्या है? बी और सी के मध्य का कोण है। बी और आप इसे देख सकते हैं, बी देखिए बी और सी के मध्य का देखिए कोण है ये अल्फा। तो आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर ये क्या है? बी और सी के मध्य का कोण है ये, ठीक है। अब बात करेंगे बार बीटा। तो यहाँ बीटा क्या है? देखिए बीटा, तो देखिए बीटा जो हो जाएगा बीटा क्या? देखिए ए और सी, यानी बीटा ए और सी के बीच का बीटा ए और सी के बीच का कोण क्या है? बीटा है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए और सी के बीच का कोण क्या है? बीटा है। तो ए और सी के मतलब कि बीटा जो है सो ए और सी के मध्य का कोण है। अब मैं बात करता हूँ गामा के बारे में, ठीक। गामा, देखिए गामा क्या है? देखिए गामा क्या है? बी ए और बी के मध्य का कोण है गामा, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ गामा बराबर ए और बी के मध्य का कोण है गामा, ठीक है। तो अब मैं आपको पैरामीटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए पैरामीटर क्या होते हैं कि जैसे आपको अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको अगर कहा जाए कि आप कितने प्रकार के ईंट बना सकते हो अलग अलग टाइप के, तो आप क्या जवाब दे सकते हो? देखिए इस पैरामीटर का मैं आपको इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए या तो इसकी आप एक तो आप बना सकते हो, इसकी मोटाई कम कर सकते हो, या उसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। मतलब क्या? देखिए अक्षीय लंबाई को बढ़ा दोगे तो एक हुआ बढ़ाना, ऊंचाई बढ़ा दोगे तो जेड को बढ़ाना, और चौड़ाई बढ़ा दोगे तो ये वाई को बढ़ाना ऊंचाई, और जेड को बढ़ा दोगे मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ा दोगे, ठीक है। या आप आप मान लो आप ईट इस प्रकार से बना रहे हो आप, ठीक है। अगर आप ईट को इस प्रकार से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, यानी इसके अक्षीय कोण को बदल करके। एक तो पहले आप ईट बना सकते हो ए बी सी को बदल करके, और आप ऐसी भी इस प्रकार से ईट बना सकते हो कि अल्फा बीटा गामा को भी बदल करके। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर, समझ गए। तो अगर मैं बात करूं तो इस एकक कोशिका के पैरामीटर कितने होते हैं? पहले तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी जो अक्षीय दूरी होती है ये 1 2 3 ये हो गए, और इसके अक्षीय कोण को भी बदल कर हम अलग अलग प्रकार की ईंट बना सकते हैं। तो ए बी सी को बदल कर अलग अलग प्रकार के, इसको बदल के अलग अलग प्रकार की ईंट बना सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा को भी बदल कर हम अलग अलग प्रकार के ईंट बना सकते हैं। तो अगर बात किया जाए तो एकक कोशिका में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी एकक कोशिका में कितने पैरामीटर होते हैं? आपको पूछा जाए एकक कोशिका में कितने पैरामीटर होते हैं, तो पहला नंबर तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, यानी 6 प्रकार के 6 प्रकार के पैरामीटर इसमें लगे हुए हैं। यानी 6 प्रकार को अलग अलग प्रकार से एक बार इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे, इसको बदल के हम अलग अलग प्रकार की ईंट बना सकते हैं। तो मतलब इसमें अगर बात किया जाए तो एकक कोशिका में कितने पैरामीटर होते हैं, आप इसे लिख सकते हो कि एकक कोशिका में 6 पैरामीटर होते हैं। 6, यानी एकक कोशिका में 6 पैरामीटर होते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने दिल से समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ त्रुटियां हो गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैं डेली कमेंट्स को पढ़ता हूं, और मैं आपके कमेंट्स का और मैं आपके सवालों के जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।